फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी में हम लोग देखते हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी की बात कर रहे हैं, और फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी में क्या होता है कि व्हेन सोडियम आयंस एंटर इनटू द oocyte, द मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte becomes depolarized. The membrane of the oocyte becomes depolarized. और डीपोलराइज जो होता है उसमें the other sperms are not able to touch because the membrane has become depolarized, and this depolarized membrane is due to influx of sodium, तो सोडियम के इन्फ्लक्स से when the sperm touches the ovum membrane, when the sperm touches the ovum membrane, then what happens? That influx of sodium occurs. When the sperm touches the oocyte membrane, then influx of sodium occurs. As a result, the membrane of the oocyte becomes depolarized. तो फास्ट ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही एक स्पर्म oocyte की मेम्ब्रेन को टच करता है तो तुरंत क्या होता है कि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम अकर्स। जैसे ही एक स्पर्म की मेम्ब्रेन दूसरे oocyte की मेम्ब्रेन को टच करती है तो सोडियम इनफ्लक्स होता है, जिससे अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है मेम्ब्रेन का और बाहर का चार्ज नेगेटिव हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा था इन नव इम्पल्स कंडक्शन की डीपोलराइजेशन में सोडियम इनफ्लक्स की वजह से अंदर का चार्ज पॉजिटिव और बाहर का चार्ज नेगेटिव हो जाता है। तो बाकी स्पर्म्स जो होते हैं वो इसलिए टच नहीं कर पाते मेम्ब्रेन को क्योंकि इसलिए नहीं टच कर पाते मेम्ब्रेन को क्योंकि डीपोलराइज हो गया है ना। और स्पर्म के ऊपर जो भी प्रोटीन्स होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होंगी, और जैसे ही oocyte की मेम्ब्रेन के बाहर भी एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वैसे ही बाकी स्पर्म उसको टच नहीं कर पाएंगे। और इन केस अगर टच कर भी जाते हैं तो होगा कुछ नहीं, बिकॉज वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। जो सबसे पहले स्पर्म टच करता है बस वही पेनिट्रेट करता है, और वही फर्टिलाइज करता है। दो स्पर्म्स कभी भी फर्टिलाइज नहीं करेंगे ओवा को। और मान लो अगर कभी ऐसा हो भी गया तो ट्रिप्लॉइड कंडीशन कभी भी नहीं बन सकती और वो चीज आगे डेवलप ही नहीं होगी, वो डिजेनरेट कर जाएगी, वो उस साइड ही डिजेनरेट कर जाएगा। अगर कभी ऐसा हो गया कि दो स्पर्म या ज्यादा स्पर्म एंटर कर गया तो, अगर ऐसा हुआ तो वैसे तो होगा नहीं।
ठीक है, तो पॉलीस्पर्मी का कोई केस हमारे पास नहीं रहता, इट्स ओनली मोनोस्पर्मी जो हमारे पास होती है। खुशबू कुमारी, अभिषेक, निकुंज बेनीवाल, चेतना। अपने नाम के आगे पीएसआईडी भी लिख दो। जूम में जो तुमने नाम लिखा हुआ है उसके आगे पीएसआईडी भी मेंशन कर दो। और अटेंडेंस भी दे दो मुझे एट द सेम टाइम इन द चैट बॉक्स। इट इज रिक्वायर्ड फॉर अटेंडेंस। आज हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ एग। योग कंटेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो एग के अंदर योग होना चाहिए, मतलब आज जिनके पास प्लेसेंटा नहीं है डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि उस डेवलपमेंट चाहिए। तो yolk is actually made up of carbohydrates, proteins, phospholipids, and yolk will give energy to the developing embryo, no doubt. The process of formation of yolk is called vitellogenesis. Because vitellos means yolk. लिखते हैं थोड़ा, vitellos का मतलब yolk होता है। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ yolk तो विटलोजेनेसिस लिखा ही हुआ है। अब ये होता कहाँ पे है? वेयर डज द विटलोजेनेसिस टेक्स प्लेस? So vitellogenesis occurs in fishes and amphibians. In oocyte. Fishes और amphibians के अंदर vitellogenesis जो होती है वो oocyte के अंदर होती है। With the help of cell organelles, mitochondria है, Golgi body है। But in case of reptiles and birds, it occurs in liver. And then yolk is transported to ovary. So in reptiles and birds, it is transported to ovary.
बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ योग, योग के अमाउंट के बेसिस पे बच्चों, अगर योग मतलब ह्यूमंस पे अगर देखोगे ना आप, तो योग नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता योग ह्यूमन के एग में। तो उस एग को बोलेंगे लेसिथल टर्म भी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फॉर योग। ओके पल, the only lively phase. So lethal term can be used for that purpose even, and when I say alethal, that means the yolk is absent. Example is humans. Microlethal में very little amount of yolk. Micro means very less. Example starfish, sea urchin. I mean echinoderms are the examples. और इसमें micro के अंदर पल हम थोड़ा add भी करेंगे example. Well, can you just, I mean, do you know any idea about microlethal eggs? I mean, starfish, sea urchin are the two examples. Apart from it, we have. Amphioxus. Well, what is the other name for Amphioxus? ओके कोई नहीं। माइक्रोलेसिथल जो है उसमें एम्फियोक्सिस आ जाएगा, स्टारफिश, सी अर्चिन हो गया, मार्सुपियल्स, यूथेरियंस, ट्यूनिकेट्स, water tunicates, well, can you see the chat? I have written these examples on the chat also. Yes, sir. So why Tanya is saying that I cannot see? Can you see? I have written microlethal, amphioxus, marsupials, eutherians, and tunicates. Can you see that? Yes, sir. Ashok Fogart, can you see that? In the chat box. Ashok can also see. Tanya, जरा check करो आपके end पे कोई problem हो सकती है, because all others can see. हाँ, अरे पल, तुमसे मैंने क्वेश्चन पूछा, तुम कहाँ बीच में गायब हो गए? ट्यूनिकेट्स क्या होते हैं? सर वो चैप्टर डिवाइस होते हैं। न्यूरोकॉर्डेट्स, एम्फियोक्सिस का दूसरा नाम भी तुम लोगों को याद नहीं। वेरी बैड। चलो भी आगे आएगा एक बार। मीजोलेसिथल एग में मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग होता है। इन द मीजोलेसिथल एग इट्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग, एंड एग्जांपल इज फ्रॉग, टोड्स आर द एग्जांपल्स। योग सैक वाला जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमंस के अंदर, उसका कोई मतलब नहीं है। योग सैक इज नॉट रिलेटेड टू योग इन ह्यूमंस। इट्स एन आयरनी, द नेम इज नॉट पर्टेनिंग टू व्हाट इट इज।
But yolk sac is no relation with yolk. We do have yolk sac during the development, but that is not filled with yolk. We don't have yolk. The membrane is called yolk sac because in other animals it contains yolk definitely, but we don't have it. एम्फीबियंस होता है निकुंज, एम्फीबियन होता है। मैंने आपसे कहा था आप अपने नेम के आगे PSID भी लिख दो। आप जिस नेम से मुझे मैसेज कर रहे हो उसी नेम के आगे PSID भी मेंशन कर दो। तो एम्फीबियंस टोटलिटी में एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स आर देयर डेफिनेटली। मेगालेसिथल एग जो है दैट इज हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ योक। लार्ज अमाउंट ऑफ योक में जितना अगर रीनेम का ऑप्शन नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आप लॉग ऑफ करके दोबारा लॉग इन कर सकते हो विद आफ्टर राइटिंग ऑफ PSID। हाँ, मैंने रीनेम का ऑप्शन नहीं दिया। क्या फायदा, अंकुर पल अपना नाम रख दे बीच बीच में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, मैं डर जाऊंगा ये कौन आ गया पढ़ने के लिए मुझसे। और माइक टाइसन वो तो चला गया। इसलिए मैंने रीनेम का ऑप्शन नहीं दिया। So अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पे एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, मेगालेसिथल। अच्छा, ये जो मेगालेसिथल है उसमें मेगालेसिथल के अंदर जो है दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जो मेगालेसिथल उसमें दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। एक एग्जाम्पल है रेप्टाइल, एक है बर्ड, और भी ऐड कर सकते मेगा में। मेगालेसिथल के अंदर यस इंसेक्ट्स आ जाएगा, एग लेइंग मैमल्स। Insects, egg-laying mammals. Egg-laying mammals भी लिख लेना insects के साथ। in the megalesical eggs, large amount of yolk में। हाँ, large amount of yolk में फिशेस भी आ जाएंगी। बोनी फिशेस आ जाएंगी। कार्टिलेज में भी होता है, शार्क्स में, मछलियों में होता है। बोनी फिशेस, शार्क्स, एग लेइंग मैमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ योग। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग देखें तो आइसोलेसिथल, टीरियोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। आइसो का मतलब है कि द योग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑल ओवर द एग। Inside the egg it is equally distributed,
that is called iso or homo. Examples are all of microlithical eggs. So we can write कि जो इसमें आइसो के अंदर एग्जाम्पल्स हैं तो सारे के सारे आप ले सकते हो जो माइक्रो वाले थे. ठीक है, तो अपने आप ही लिख लोगे. दो तो लिख दी मैंने. ब्रैंकियोस्टोमा कल जो तुमसे मैं क्वेश्चन पूछा था उसका ये जवाब था. एम्फिऑप्सिस की दूसरी नेम कौन सा है? ब्रैंकियोस्टोमा. और कॉमन नेम कौन सा है? लैंसलेट. भूल गए? आजकल वैसे भी बाहर जाने का टाइम नहीं है तो डेफिनेटली बाजार में प्रोटीन्स एनिमल प्रोटीन्स तो मिल ही रही. which are first class proteins and they contain all essential amino acids in correct proportion. That could be the case. Etiolacethal जो है इसमें क्या होता है कि the yolk is in a concentrated towards one side of the egg actually. So what happens कि the part of the egg which contains the yolk is called vegetative pole, and the part opposite to it without any yolk, that is called animal pole. ठीक है. Definitely the example is amphibians. Frogs and toads will come under it because that contains vegetal pole and animal pole. Now the question arises, if the sperm has to enter this type of egg, from which pole the sperm will enter? Vegetal or animal? हाँ, definitely animal pole. Pore नहीं, pole. Zoya, it's not pore. It's pole. Animal pole से एंटर करेगा because vegetable pole पे तो yolk भरा हुआ है ना. वेजिटल पोल पे तो योक है, और योक जो होता है वो तो हिंड्रेंस देगा स्पर्म को एंटर करने के लिए. इसीलिए सेंट्रोलिस्टल एग्स में क्या होता है कि योक इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर. Yolk is concentrated in the center. और बाकी पेरिफेरल उसका साइटोप्लाज्म है. Peripheral we have cytoplasm.
In the center, we find yolk. And this type of egg occurs in the insects. And a very good insect जो आपने पढ़ा हुआ कौन सा है? कॉकरोच. Good as if you have studied. I mean, you said. तो कॉकरोच का जो एग है वो सेंट्रल लेसिथल, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखते रहने के लिए. जो मैं कॉकरोच पढ़ा हुआ है, इससे पता होना चाहिए. अब इसमें क्या होता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स वाले एग्स को कभी-कभी रेप्टाइल्स और एग्स वाले बर्ड्स को हम लोग रेप्टाइल्स और बर्ड्स वाले एग्स को हम लोग टीरियोलेस्टल में भी रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे योग एक साइड में कॉन्सेंट्रेटेड होता है. लेकिन उसके लिए एक अलग कैटेगरी हम और भी लेते हैं. दैट इज म्यूकोलेसिथल. Large amount of yolk. Covering entire egg. Leaving a cytoplasmic disc. लिख दिया मैंने चैट में. लार्ज अमाउंट ऑफ योक है विच इज कवरिंग द एंटायर एग, लीविंग अ साइटोप्लाज्मिक डिस्क. ऊपर की तरफ एक साइटोप्लाज्मिक डिस्क छूट जाएगी जिसमें न्यूक्लियस होगा. दैट कंटेन्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो सकता है फर्टिलाइजेशन के बाद. एक्चुअली जो येलो वाला पोर्शन होता है एग के अंदर, दैट इज द जाइगोट. The actual egg inside the hen's egg is yellow portion. जिसमें योक है और योक के साथ उसके साथ ऊपर छोटा सा न्यूक्लियस है. साइटोप्लाज्मिक डिस्क यहाँ पे बनेगी हमारे पास. म्यूकोलेसिथल. इसमें एग्जांपल लिख सकते हो आप रेप्टाइल्स, बर्ड्स. egg-laying mammals, reptiles, birds और egg-laying mammals आ जाएगा इसके अंदर. और ऐसे एग्स के लिए एक नाम वैसे और यूज किया हमने, डिस्कॉइडल भी कह सकते हैं. डिस्कॉइडल एग्स. डिस्कॉइडल एग्स. इस टाइप का एग है ये. इसमें द एंटायर एग इज कवर्ड विद योक, और ऊपर की तरफ बस साइटोप्लाज्म छूट गया है जिसमें न्यूक्लियस है. ये साइटोप्लाज्मिक डिस्क है जो ऊपर छूट गई. Here you see cytoplasmic disc, और उसी में we have the nucleus, this diploid nucleus of the zygote.
and the rest egg is entirely having the yolk only. Okay. Reptiles, birds, egg-laying mammals, अब आ जाएंगे इसमें। और इन केस अगर ये ऑप्शन में नहीं है for reptiles, birds and egg-laying mammals, then you can go for the option as stereolecithal. ठीक। Egg membranes. Egg membranes are those membranes which are secreted by the oocyte. If it is secreted by oocyte, it is called primary egg membrane. Examples हो ना Pellucida mammals में होता है glycoprotein secreted by the oocyte itself. oocyte ही secrete कर रहा है इसको। Zona pellucida mammals में, zona radiata shark में, Vitelline membrane mollusks amphibians में, jelly envelope echinoderms। अगर oocyte secrete नहीं कर रही है, oocyte के अराउंड जो सेल्स हैं वो बना रहे हैं, then we call it secondary egg membrane। जैसे corona radiata है, granulosa है, thecal layers हैं, these are all layers of cells। तो जो सेल्स की लेयर्स बनाएंगी, जो सेल्स की लेयर्स बना रही हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। जैसे follicular granulosa, corona radiata, और इंसेक्ट्स में एक एग्जाम्पल आता है कोरियन। अब इसको ह्यूमन कोरियन से कंफ्यूज मत करना, ह्यूमंस में भी एक लेयर होती है कोरियन, बट ये वो कोरियन नहीं है। कोरियन लेयर इन इंसेक्ट्स पूछेगा तब आपको बस ये बोलना है कि इट इज सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन इन इंसेक्ट्स। टर्शियरी एग मेम्ब्रेन वो होती है जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। कौन से ग्लैंड्स? फैलोपियन ट्यूब के और यूट्रस के। जैसे कि अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के अंदर अगर हम कहें कि ये फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट मूव कर रहा है और मूव करते करते जाइगोट के ऊपर व्हाइट एल्ब्यूमिन का सिक्रीशन हो गया, तो व्हाइट एल्ब्यूमिन का जो सिक्रीशन है वो फैलोपियन ट्यूब के ग्लैंड्स करते हैं। जाइगोट मूव कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में उसके ऊपर व्हाइट एल्ब्यूमिन सिक्रीट कर दिया, फिर वो चीज यूट्रस में आ गई तो यूट्रस के ग्लैंड्स के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल सिक्रीट कर दिया, और फिर वो एग जो है, वो अंडा जो है, वो बर्ड की बॉडी से या रेप्टाइल की बॉडी से बाहर निकला। तो कैल्शियम कार्बोनेट और ये जो व्हाइट एल्ब्यूमिन है, इसको सिक्रीट करने का काम
oocyte का नहीं है, ओवरी के सेल्स का नहीं है। इसका काम ग्लैंड्स का है जो फेलोपियन ट्यूब में है और यूट्रस में है। और ऐसी लेयर्स को हम बोलते हैं टर्शरी एग मेम्ब्रेन। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और एग लेइंग मैमल्स। जाइगोट जब बन जाता है तो वो माइटोसिस करता है और माइटोसिस इन जाइगोट को बोलते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज इज माइटोसिस इन जाइगोट और पार्थिनोजेनेटिक एग। जिसमें इंटरफेस बहुत ही शॉर्ट होता है। इंटरफेस शॉर्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे G1 G2 नहीं है। G1 G2 एब्सेंट। G1 G2 नहीं होता। How is cleavage different from mitosis? इसका इंटरफेस बड़ा ही छोटा है, दो फेज यहाँ नहीं है, सिर्फ फेज कौन सा प्रेजेंट है? एस फेज। ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत हाई है। रिजल्टेंट डॉटर सेल्स पेरेंट सेल के इक्वल साइज के नहीं है, दे आर स्मॉलर। रिजल्टेंट सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। जाइगोट के जो बच्चे होते हैं, जो सेल्स बनेंगे माइटोसिस से, डॉटर सेल्स, उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। और ब्लास्टोमियर्स का साइज जो होता है वो छोटा होता है, स्मॉलर। वो इसलिए क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करता है। वो तो समझ में आ ही रहा, नहीं करेगा। सिर्फ डीएनए की सिंथेसिस चल रही है, तो न्यूक्लियाई का नंबर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज नहीं हो रहा। इस वजह से डॉटर सेल्स का साइज जाइगोट से कैसा है? स्मॉलर है, छोटा है। यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द सेल्स formed as a result of cleavage is equal to the volume of zygote. The volume is same because cytoplasm of zygote is being divided among the cells. It is not increasing. So the volume of zygote and volume of the embryo formed is same. Embryo, I mean to say, embryo जो है यहाँ पे, this is actually जो resultant cells cleavage से बनेंगे। अब इसको कह लो आप 8 सेल स्टेज मोरुला तक ले जाओ, मोरुला आगे पढ़ेंगे 8 और 16 सेल स्टेज। तो मोरुला का जो साइज होता है वो लगभग जाइगोट के साइज के बराबर होता है, सेम। और मोरुला में नंबर ऑफ सेल्स कितने? 8 या 16। क्योंकि सारे सेल्स का जो वॉल्यूम है वो सेम है, तो हम कहते हैं इसमें ग्रोथ इज नॉट टेकिंग प्लेस। ग्रोथ, थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि ग्रोथ डज नॉट अकर। ग्रोथ डज नॉट अकर का मतलब यही है कि वॉल्यूम ऑफ जाइगोट एंड द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द सेल्स फॉर्म्ड इज सेम। There is no growth in terms of size. I mean in terms of the total size. Because the size of zygote and the size of morula, the 8 cell stage, is same. So there is no growth. No doubt the number of cells is increasing. No doubt the number of cells are increasing. One cell has been converted to 8, but actually the volume is not increasing because cytoplasmic content is not increasing. Number of nuclei are increasing, definitely number of cells are increasing, so number of nuclei will also increase. So DNA content is increasing. DNA content is increasing, but cytoplasmic content is not increasing. That is why we say that growth is not taking place, and that is in terms of size.
not in the amount of DNA I'm talking about. In terms of size I'm talking about. तो एक जो आखिरी पॉइंट इसमें लिखा है कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस. Obviously, number of nucleus is increasing, and in respect of that, cytoplasm is the same. So that is why we say that nuclear to cytoplasmic ratio increases, and the rate of cleavage is inversely proportional to the amount of योग. जितना योग ज्यादा होगा उस हिसाब से रेट कम हो जाएगा, जितना योग कम होगा सबसे रेट ज्यादा हो जाएगा. तो वो डिपेंड है, एक बाल्फर्ड्स लॉ है जो पढ़ना है. This is cleavage. और उसको उससे पहले हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज. प्लेन्स ऑफ क्लीवेज में क्या है कि हमने जैसे बोला कि देयर आर टू पोल्स, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल. एनिमल पोल इज, वेजिटल पोल कंटेन्स योग, and animal pole is without yolk. But now, as we can say that human egg is without yolk, so how we will decide that which one is animal pole and which one is vegetal pole, because that egg is not having yolk. The part from where polar body extrudes out or sperm enters becomes the animal pole. And the opposite pole becomes vegetal pole. तो ह्यूमन एग जहां पे वी डोंट हैव yolk, वहां पे जहां से पोलर बॉडी बाहर निकलती है उसको मान लीजिए एनिमल पोल, और या फिर जहां से स्पर्म एंटर करता है उसको मान लीजिए एनिमल पोल. और डेफिनेटली फिर उसके अपोजिट वाला आपको मानना पड़ जाएगा वेजिटल पोल.
एनिमल और वेजिटल पोल के बीच की जो एक्सिस है उसको एनिमल वेजिटल पोल एक्सिस कहते हैं। और उसी एक्सिस पे मेरिडियन एक्सिस होगी, है बीच में सेंटर भी होगा एग का। इसके अलोंग अगर क्लीवेज फरो जाएगा सेंटर से पास करता हुआ, तो ऐसे क्लीवेज को कहते हैं मेरिडियोनल क्लीवेज। और फ्रॉग में पहला दूसरा क्लीवेज मेरिडियोनल होता है, और ह्यूमंस में भी फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज मेरिडियोनल परपेंडिकुलर टू फर्स्ट हो जाता है। जो मीडियन एक्सिस है एनिमल वेजिटल पोल एक्सिस इसको कह रहे हैं, उसके अलोंग ही क्लीवेज फरो जा रहा है, सेंटर से ही जाता। तो दोनों डॉटर सेल्स का साइज ऑलमोस्ट सेम आएगा, ब्लास्टोमियर्स इक्वल साइज के बनेंगे। अगर एनिमल वेजिटल पोल एक्सिस के अलोंग जा रहा है लेकिन सेंटर से क्रॉस नहीं कर रहा, हम देख सकते हैं डायग्राम में एनिमल वेजिटल पोल एक्सिस जो है उसके अलोंग ही जा रहा है ये क्लीवेज फरो, लेकिन सेंटर पे नहीं। सेंटर तो यहाँ पे सेंटर से हटके है। जब सेंटर से हटके है तो फिर ये वाला सेल जो है ये छोटा है और जो रिमेनिंग सेल है वो बड़ा होगा, यानी यहाँ पे अनइक्वल साइज्ड ब्लास्टोमियर्स मिलेंगे। इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। अगर एनिमल वेजिटल पोल एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा है क्लीवेज फरो, and that too through the center, तो फिर डेफिनेटली ऊपर वाला डॉटर सेल और नीचे डॉटर सेल दोनों इक्वल साइज के होंगे। इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटर से जा रहा है, सीधी सी बात। और अगर परपेंडिकुलर ही जा रहा है लेकिन सेंटर से नहीं जा रहा, सेंटर से क्रॉसिंग कर रहा, सेंटर से हट के जा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ से जा रहा है, तो ऊपर वाला सेल छोटा और नीचे सेल बड़ा बनेगा मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इस क्लीवेज को हम कहते हैं लैटिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल। और फ्रॉग में थर्ड क्लीवेज जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल। अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो 4 प्लेन मैंने डिस्कस किए, इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन से 2 प्लेन्स में अनइक्वल साइज्ड ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, तो एक है आपके पास वर्टिकल और दूसरा है आपके पास हॉरिजॉन्टल। In the vertical one and in the horizontal one, you will find unequal blastomeres. इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे अब एक टाइप ऑफ क्लीवेज को डिसाइड कर रहे हैं कि अगर तो सेल कंप्लीटली डिवाइड करता है, जो जाइगोट है वो अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, आई मीन द क्लीवेज फरो इज डिवाइडिंग द सेल कंप्लीटली, when cleavage furrow divides the cell completely,
It is called holoblastic cleavage. Holo means complete. Now, yolk can be there or not. If yolk is present, then it should be up to moderate level, not very high. Because moderate level of yolk can be divided by cleavage furrow, and yolk can be divided among the blastomeres. But if yolk is in very high amount, the cleavage furrow will not divide the yolk among the cells, and that would take us to another category, which is not holoblastic, it's meroblastic. But right now what we're discussing is holoblastic. That means the cell is dividing completely, the zygote or the egg is dividing completely, and yolk is also dividing along with the cells. So अगर तो रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर्स का साइज इक्वल है तो उसको बोलते हैं इक्वल होलोब्लास्टिक. डिस्कस किया अभी, मेरीडियोनल एंड इक्वेटोरियल प्लेन विल गिव यू इक्वल होलोब्लास्टिक. एग्जांपल स्टारफिश, मार्सुपियल्स और एम्फिऑप्सिस. ये वो सेल्स हैं जो जिनके पास योग बहुत ही कम है. देखो, वेरी लेस है. स्टारफिश, एम्फिऑप्सिस एंड मार्सुपियल्स आर एक्चुअली कैटेगरीज ऑफ माइक्रोलेसिकल एग. और इसमें एक आप एग्जांपल लिख सकते हो, ह्यूमंस. ह्यूमंस नहीं लिखा मैंने, इसमें लिख नहीं पाया, आप लिख सकते हैं. ह्यूमंस होलोब्लास्टिक इक्वल में, जो पहली कैटेगरी. जो दूसरा है दैट इज अनइक्वल होलोब्लास्टिक. अनइक्वल होलोब्लास्टिक में अनइक्वल साइज ब्लास्टोमेर आर फॉर्म. ब्लास्टोमेर का साइज अनइक्वल है, और वो आपको दो प्लेन्स बताए, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा होता है व्हेन यू हैव अनइक्वल साइज ब्लास्टोमेर्स. इसमें एग्जांपल है फ्रॉग, और फ्रॉग के केस में बताया कि थर्ड क्लीवेज जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है. फ्रॉग में इफ यू रिकॉल मैंने इसको लिया था अभी टीलोलेसिंथल में. दैट मीन्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ yolk is concentrated at the center, at the one side of the body, one side of the egg. तो फ्रॉग के अंदर जो yolk होता है वो सेल्स के अमंग डिवाइड हो जाता है. एवरी सेल विल हैव yolk. अनइक्वल होलोब्लास्टिक में फ्रॉग का जो एग्जांपल इसमें लिया हुआ है, उसमें फ्रॉग का पहला क्लीवेज तो मेरीडियोनल ही होता है, दूसरा भी मेरीडियोनल ही होता है. जैसे मान लीजिए कि फ्रॉग का एग है, ये एक बॉल है, दैट इज अ फ्रॉग एग. इस बॉल को आपने इसको ऐसे डिवाइड किया लाइक दिस. तो दिस इज मेरीडियोनल प्लेन, ऊपर से नीचे जा रहा है थ्रू सेंटर. तो दो सेल्स बन जाएंगे, एक लेफ्ट एक राइट, जैसे जाएगा ये. और फिर आपने सेकंड क्लीवेज भी मेरीडियोनल ही रखना है, बस प्लेन को चेंज करोगे आप परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, बट प्लेन इज सेम. आप जाओगे ऊपर से नीचे ही ऐसे. प्लेन आपका सेम रहेगा, दैट इज मेरीडियोनल, ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम, लेकिन परपेंडिकुलर हैं दोनों एक दूसरे के. अगर आपने एक को ऐसे कट किया है तो फिर आपने नाइफ को फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कट. जैसे लड्डू है, लड्डू को आपने एक बार ऐसे कट किया, दो पीस बन गए, फिर आपने चाकू को ऐसे करके ऐसे कट किया तो चार पीस बन गए, दो आगे दो पीछे. लेकिन फिर थर्ड आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल मार दो. हॉरिजॉन्टल में लेकिन वो अनइक्वल है, जैसे मैंने बताया. तो ऊपर के चार सेल बनेंगे और नीचे भी चार बनेंगे, अपर फोर लोअर फोर. लेकिन जो अपर फोर है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन था, तो अपर फोर स्मॉलर सेल्स हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोमियर्स, और लोअर फोर लार्जर सेल्स हैं, उनको बोलते हैं मेगामियर्स.
तो क्वेश्चन आता है फ्रॉग में कि माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स कौन से क्लीवेज के बाद नजर आए। तो नंबर में देखें तो इट इज थर्ड, क्योंकि फर्स्ट इज मेरिडियोनल, फिर सेकंड इज आल्सो मेरिडियोनल, थर्ड इज हॉरिजॉन्टल। So after third cleavage, you will find micromeres and megameres in frog. एम्स में एक बार बहुत पहले क्वेश्चन आया था, बहुत जमाने पहले। खैर क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। अब योग कंटेंट इतना ज्यादा है कि वो अमंग द सेल डिवाइड ही नहीं हो पा रहा। बहुत ज्यादा योग है। डिस्कॉइडल एग्स बताए थे मैंने अभी मियोलेसिथल, जिसमें योग कंटेंट वाज वेरी हाई, मैंने अभी शो किया था। ये योग कंटेंट इज वेरी हाई। तो अब जो क्लीवेज फरो होगा वो यहां से शुरू होगा, लेकिन यहीं पे आके रुक जाएगा, अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता योग के, बिकॉज योग इतना हाई है कि वो यहाँ पे उसको यहाँ से लेकर के यहाँ शुरू करेगा, लेकिन आगे बढ़ नहीं देगा, बिकॉज योग विल गिव हिंड्रेंस टू द, I mean this large amount of yoke cannot be divided like this. So what will happen? Cleavage will take place, or cleavage will be restricted to this portion only, which contains cytoplasm, and the rest portion will remain as such. अब है ये पूरा सेल ही, it's a complete cell, zygote, but मजबूरी है जी, इसको पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड होता रहेगा, मतलब सेल यहीं बनते रहेंगे। तो साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना इज विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सेल्स डेफिनेटली। योग एक साइड में पड़ा रहेगा और हल्के हल्के योग यूज होता रहेगा, बिकॉज दैट विल गिव न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द डिवीजन। और एक टाइम ऐसा आएगा कि योग पूरा यूज हो जाएगा एंड यंग वन विल बी फॉर्म, और वो शेल को तोड़ेगा और बाहर यंग वन बर्ड बाहर आ जाती है शेल को तोड़, हैचिंग यू कॉल इट। सो जब योग विल गिव हिंड्रेंस, तो इसमें जो पहली कैटेगरी आती है दैट इज न्यूरोप्लास्टिक डिस्कॉइडल, और इसमें डिस्कॉइडल एग्स लेने आपने जो मैंने बताया पहले, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एग लेइंग मैमल्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके डिवीजन चलेंगे। If you see like this, कि एक साइड पे सेल्स बनते रहेंगे और बाकी साइड किसने कवर कर रखी है, योग ने। This is myeloplastic discoidal cleavage. Myeloplastic discoidal. म्यूरोब्लास्टिक सुपरफिशियल में भी आपने वही एक लेना है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ योग है, दैट इज इंसेक्ट्स। जैसे कॉकरोच का एग्जांपल पढ़ाया था, इन द सेंटर योग इज कंसंट्रेटेड and peripheral cytoplasm is there, जहाँ पे divisions चलेंगे, and that is called neuroplastic superficial cleavage। ऊपर जो मैंने अभी पढ़ाया था ये वाला एग, सेंट्रोलेसिथल, जिसमें योग सेंटर में है और ये योग डिवाइड नहीं हो सकता among the cell, तो cells will be formed at the periphery। डिस्कॉइडल में तो एक कोने पे बनेंगे सेल, लेकिन यहाँ पे क्या सुपरफिशियली बनेंगे और बीच में रहेगा योग। बेस्ड ऑन पोटेंशियलिटी ऑफ ब्लास्टोमियर्स। दो टाइप के क्लीवेज आते हैं।
बेस्ड ऑन द पोटेंशियलिटी ऑफ द ब्लास्टोमेयर्स दो टाइप के क्लीवेज आते हैं, एक डिटर्मिनेट और एक इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्लीवेज पोटेंशियलिटी ऑफ ब्लास्टोमेयर का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मान लो कि मान लीजिए कि एक ब्लास्टोमियर से दो सेल एक जाइगोट से दो सेल बने, दो से बने चार, और इन चारों सेल्स को आपने अलग अलग कर लिए। दोबारा सुनो, जाइगोट है, जाइगोट से दो सेल्स बन जाए, पहला क्लीवेज हुआ दो सेल बन गए, दूसरा क्लीवेज हुआ चार सेल बन गए। और इन चारों सेल्स को आपने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। फिर आप इन चारों का पोटेंशियल देखोगे, क्या ये चारों एम्ब्रो बना सकते हैं? आई मीन चारों को अलग अलग कर दिया और फिर एक का पोटेंशियल देखा कि क्या वो एम्ब्रो बना सकता है, पूरा कंप्लीट एम्ब्रो। तो अगर तो नहीं, तो इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेट। That means it was determined to form a particular tissue in the body, but not complete embryo. And if it is able to form the complete embryo, then that will be called indeterminate or regulative cleavage. ठीक है, तो डिटर्मिनेट को मोज़ाइक भी कहते हैं। कंप्लीट एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड ओनली इफ ब्लास्टोमेर्स रिमेन टुगेदर, मतलब सारे ब्लास्टोमेर साथ में रहेंगे तभी पूरा एम्ब्रियो बन पाएगा। किसी ब्लास्टोमेर को सेपरेट करोगे तो पूरा एम्ब्रियो नहीं बन पाएगा, बिकॉज एवरी ब्लास्टोमेर हैज गॉट इट्स पेट इन द एम्ब्रियो। Every blastomere in the embryo is responsible for the formation of a particular tissue or organ in the body, and if you remove that blastomere, that organ or tissue will not be formed. Or in other words, we say that the earlier blastomeres, if separated, do not have the potential to form complete embryo. जैसे मैं एक लाइन को लिखता हूँ, for determinate, I am telling you, if early blastomeres are separated, they do not have the potential to form complete embryo.
या फिर दूसरी लैंग्वेज जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कि कंप्लीट एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड ओनली व्हेन द ब्लास्टोमियर्स रिमेन टुगेदर. सेम थिंग. Very good example is cockroach. Arthropod. Cockroach has determinate cleavage. इसके अलावा नीमाटोडा, मोलस्का वगैरह भी हैं. इनडिटर्मिनेट में क्या कि अर्ली ब्लास्टोमेस इफ सेपरेटेड, मान लो कि अगर जाइगोट से 4-5 सेल्स बने और तुमने उनको सेपरेट कर लिया, तो उन सेपरेटेड सेल्स के पास ये पोटेंशियल है कि वो पूरा पूरा एम्ब्रियो अपने दम पे बना सकते हैं. तो आपने 4 सेल्स को सेपरेट किया तो आपको 4 सेम एम्ब्रियोज मिल जाएंगे, 4 सेम एनिमल्स भी बन जाएंगे, क्लोन बन जाएगा उनका. तो ऐसे क्लीवेज को हम लोग इनडिटर्मिनेट कहते हैं. That means they are not determined to form a they are not determined to form a particular tissue in the body. They can form complete. Pattern of cleavage. यहाँ पे 3 टाइप डिस्कस किए हैं, रेडियल, स्पाइरल एंड बायलैटरल. अगर तो क्लीवेज जो हो रहा है उसके जो रिजल्टेंट सेल्स हैं वो रेडियल सिमेट्री को शो कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं रेडियल क्लीवेज. और रिजल्टेंट सेल्स जो हैं दे आर एग्जैक्टली अबव दी अदर सेल. जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आपने जाइगोट है, उस जाइगोट में आपने मेरिडोनल क्लीवेज किया तो 2 सेल बन गए. फिर आपने अगेन उसके परपेंडिकुलर मेरिडोनल क्लीवेज किया तो 4 बन गए, 2 आगे 2 पीछे. फिर एक हॉरिजॉन्टल क्लीवेज किया तो 8 सेल्स बन गए, 4 ऊपर 4 नीचे. तो ऊपर वाले जो सेल्स हैं वो नीचे वाले सेल्स के ऊपर एग्जैक्टली प्रेजेंट है, लाइक दिस. जो ऊपर वाली फिंगर्स हैं वो नीचे लोअर वाली फिंगर्स के एग्जैक्टली ऊपर प्रेजेंट, ऐसे करके. तो जब a cell is present on the top of the another, मतलब इस टाइप का क्लीवेज जिसमें सेल एक दूसरे को प्रेजेंट हो, और ऊपर की फिंगर्स मान लीजिए सेल्स हैं, लोअर फिंगर्स भी सेल्स हैं, और ये एक सेल दूसरे सेल के एकदम ऊपर टॉप पे प्रेजेंट. So this type of cleavage is called radial. और मान लो अगर मैं फिंगर्स को ट्विस्ट कर देता हूँ तो उसे घुमा दिया ऐसे. Now they are not on the top of the other. Twisted, they have been twisted. The cells are twisted, not exactly on top of the other. This is called spiral cleavage.
ओके, तो अब इसमें रेडियल क्लीवेज के लिए एक लाइन हम और लिख सकते हैं, जिसमें बताया कि जो फिंगर्स थी, ऊपर वाली फिंगर्स एकदम लोअर फिंगर्स के एग्जैक्टली ऊपर थी, तो इसके लिए एक और भाषा यूज कर सकते हैं कि अपर टियर ऑफ सेल्स। lie exactly over lower tier। तो ऊपर के 4 सेल हैं, हमने जाइगोट को जब डिवाइड किया तो 2 बने, फिर ऐसे डिवाइड किया 4 बने, फिर हॉरिजॉन्टल किया तो 8 बन गए, ऊपर 4 नीचे 4। तो अपर 4 सेल्स जो हैं वो अगर लोअर 4 सेल्स के एग्जैक्टली ऊपर हैं तो हम उसको कहते हैं रेडियल क्लीवेज। और स्पाइरल क्लीवेज में ये लिख सकते हैं कि अपर टियर ऑफ सेल्स डू नॉट लाई एग्जैक्टली ओवर द लोअर टियर। टियर बोल रहे हैं सेल्स को, टियर बोल रहे हैं ग्रुप को। जैसे आप ट्रैवल करते हो ट्रेन में तो AC 2 टियर, AC 3 टियर होता है, वैसे ही रेडियल क्लीवेज किसका फीचर है? एंटेरोसीलोमेट्स, ड्यूटेरोस्टोम्स। Ganoderms, hemicaudids। और मैंने जो डायग्राम बनाया तुम उसमें देख सकते हो कि जो अंदर वाला सर्कल है 4 सेल्स का, वो एग्जैक्टली बाहर वाले सर्कल मतलब कि लोअर सेल्स के एग्जैक्टली ऊपर है। और स्पाइरल क्लीवेज में अगर आप देख सकते हैं तो अंदर वाले जो सर्कल है यानी कि अपर सेल्स वो बाहर वाले सर्कल यानी कि लोअर 4 सेल्स के एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, वो ट्विस्ट हो गया, ऊपरले चक्कर को घुमा दिया। बायलैटरल क्लीवेज इज दैट क्लीवेज जिसमें बायलैटरल सिमेट्री आए। तो डेफिनेटली डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ही प्लेन होगा जिसमें लेफ्ट राइट या इक्वल मिरर हाफ्स बनेंगे। तो बायलैटरल क्लीवेज ट्यूनिकेट सेफेलोपोड मोलस्क्स में होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो पहला क्लीवेज 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्स्ट इज मेरिडियोनल, सेकंड इज आल्सो मेरिडियोनल, थर्ड इज हॉरिजॉन्टल स्लाइटली अनइक्वल। तो वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमंस हैव होलोप्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, लेकिन जो थर्ड क्लीवेज है वो थोड़ा सा अनइक्वल होता है। क्लीवेज हमारे अंदर स्लो होता है, मैमल्स में स्लोएस्ट क्लीवेज है। लाइन हम लिख रहे हैं इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। Cleavage is slowest. मैमल में सबसे स्लोएस्ट क्लीवेज है। और पहला क्लीवेज हुआ तो 2 सेल बन गए, तो दूसरे क्लीवेज के बाद कितने बनने चाहिए? 4। लेकिन क्या होता है कि एक ब्लास्टोमेर में क्लीवेज पहले ही हो जाता है।
ध्यान सुनना, हम कह रहे हैं कि एक क्लीवेज हुआ तो सेल बनेंगे 2, फिर जब सेकंड क्लीवेज होगा तो दोनों सेल्स में होगा तो सेल बनेंगे 4, फिर जब 4 में होगा क्लीवेज तो बनेंगे 8, यानी 1 से 2, then 4, 8, 16, 32, 64. This will be the pattern. But this doesn't happen in humans. In mammals basically नहीं होता, ऐसे नहीं होता. Actually एक सेल जाइगोट में जब क्लीवेज हुआ तो 2 बन गए. अब जो 2 बने ना, उन 2 में एक में पहले हो जाएगा क्लीवेज तो बन जाएंगे 3, और दूसरे वाले में अभी क्लीवेज कंप्लीट नहीं हुआ है तो 4 एकदम से अपीयर नहीं होते. फिर 4 जब बन जाएंगे तो चारों में एक साथ क्लीवेज होके 8 सेल्स बन जाएं. नो, उन चारों में किसी एक में पहले कंप्लीट होगा तो बन जाएंगे 5, फिर बनेंगे 6, फिर बनेंगे 7, फिर बनेंगे 8. मतलब इट इज नॉट सिंक्रोनस. द टाइमिंग्स आर डिफरेंट. पहला क्लीवेज मेरिडियोनल, दूसरा मेरिडियोनल, तीसरा हॉरिजॉन्टल स्लाइटली अनइक्वल, उसके बाद रेट का और टाइप का कुछ पता ही नहीं. ह्यूमंस में तो ऐसा ही है. मैं एक वर्ड का मीनिंग क्लियर करना चाह रहा हूं, सिंक्रोनाइजेशन. सारे सेल्स में क्लीवेज सेम टाइम पे होगा, माइटोसिस सेम टाइम पे होगा? नो, किसी में पहले किसी में बाद में. दैट मीन्स इट इज एसिंक्रोनस. तो लास्ट लाइन देखो मैंने क्या लिखी है इसमें. इन मैमल्स क्लीवेज इज स्लो एंड एसिंक्रोनस. The timings of division of the blastomere is different, not same. Otherwise क्या होता है? Geometric progression होता. 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. This would be the development, but it is not happening like this. The cleavage pattern is following arithmetic progression. देखो एक line. Cleavage pattern follows cleavage pattern follows arithmetic progression. मतलब सेल्स का नंबर इंक्रीज कैसे करेगा? 1, 2, फिर 2 के बाद फिर 4 नहीं आता, 3 सेल स्टेज आएगी बिकॉज एक में पहले कंप्लीट हो जाएगा. फिर 3 के बाद 4 बन जाएंगे, तो 4 के बाद 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन. So increase in number of cells is following arithmetic progression, not geometric progression in humans, in mammals. Now what happens कि zygote has developed into 8 or 16 celled stage, and that is called morula. Why the name morula has been given? Because it resembles a mulberry.
Mulberry is a plant, you must be knowing it. So the name Morula has been given because it shows resemblance with mulberry. Now what happens? Zygote fertilization takes place in the ampullary region of the fallopian tube. We all know that. And after that, cleavage begins. 30 hours after fertilization, first cleavage is over. Two cell stages form. Then second cleavage occurs, forming a 3-cell transition stage, then 4, then ultimately 5, 6, 7, 8. And 8 or 16 celled solid ball of cells is called morula. Morula को solid ball of cell कहते हैं. It is having no space in between. The size of morula is same as that of the zygote because I told you there is no growth in the cleavage. Morula is surrounded by zona pellucida. Morula is also surrounded by corona radiata. ये लेयर्स एज इट इज रहती हैं. जाइगोट के अराउंड भी जोना पेलुसिडा था, कोरोना रेडिएटा था. जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनने लगा 2 सेल, 3 सेल, 7, 8 सेल स्टेज बन गई, तब भी मोरुला जो बन गया उसके अराउंड जोना पेलुसिडा और कोरोना के सेल्स मेंटेन्ड है. मोरुला एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल है. इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई कैविटी नहीं है. और अब ये मोरुला हल्के हल्के मूव करना चाहता है और फेलोपियन ट्यूब से गुजर के इट इज एंटरिंग इनटू यूट्रस. तो जनरली 4th और 6th डे की बात करें, फर्टिलाइजेशन मान लीजिए जब हुआ तब से आपने दिन गिनना शुरू किए. और मान लीजिए फर्टिलाइजेशन के बाद अब 4th, 5th या 6th डे पे मोरुला हैज एंटर्ड इनटू यूट्रस. Now a cavity will appear in the morula because morula will be absorbing the nutrition, the uterine milk from the uterine milk को absorb कर रहा होगा. फ्लूइड जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा. और मोरुला के सेल्स भी कुछ सिक्रीट कर रहे होंगे फ्लूइड इनसाइड इट, तो उससे कैविटी बन जाएगी इनसाइड दी मोरुला. तो जैसे कि जो सामने फिगर तो उसमें देख सकते हैं, जो ए फिगर है उस ए में हल्के से एक अंदर कैविटी बनना शुरू हो गई है एंड दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील. एंड स्टिल यू सी इट इज कवर्ड बाय जोना पेलुसिडा. Zona pellucida is there. It is covering the embryo. Zona pellucida will be covering the embryo, the initial embryo actually. So morula entered the uterus by 4th, 5th or 6th day. Morula was actually a solid ball of cell, but morula is also absorbing the fluid of the uterus, uterine milk, and after absorbing the fluid it is also secreting some fluid inside that makes a cavity in the morula, and now the term morula is no more retained. Now it has been changed into a structure called blastocyst. Size is grown.
because due to that cavity and fluid, the size is increased. And as soon the size increases, the pressure increases, the zona pellucida, which was surrounding it, will break. And this structure, blastocyst, will move out from the zona pellucida. This structure, blastocyst, as you can see in the diagram, B diagram, you will see that this blastocyst is having an outer layer of cells called trophoblast, and inner there is a mass of cells called inner cell mass. This structure is called blastocyst, and this blastocyst is now ready for implantation. Implantation occurs on 7th day after fertilization. भाई चौथे पांचवें दिन में तो मोरला आया ही अभी यूट्रस में, तो वो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। और 7th डे पे, 7th डे हम लोग कैसे काउंट कर रहे हैं? फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो 7th डे पे इट विल इम्प्लांट इन द एंडोमेट्रियम, एंड इम्प्लांटेशन जैसी होगा वैसी विल इट इज कंफर्म दैट pregnancy is attained. अब स्मॉलर एनिमल्स जो और जो बाकी एनिमल्स होते हैं ना, मैमल को छोड़ दीजिए, बाकी एनिमल्स में ब्लास्टोसिस्ट टर्म नहीं यूज करते हम लोग। बाकी एनिमल्स में हम लोग टर्म यूज करते हैं ब्लास्टूला। सॉरी, हमने क्या बोला कि जो बाकी एनिमल्स हैं अपार्ट फ्रॉम द मैमल्स, हम लोग ब्लास्टूला टर्म यूज करते हैं। लेकिन मैमल्स में, ह्यूमंस में हम लोग टर्म यूज करते हैं ब्लास्टोसिस्ट। एक डिफरेंस ये है कि जो ब्लास्टूला होता है उसमें सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। बट इन ब्लास्टोसिस्ट वी सी डिफरेंशिएशन। What differentiation we can see in the blastocyst right now in the diagram? That there are two categories of cells: an outer layer of trophoblast and an inner mass of cells called inner cell mass. And in the upcoming lecture, we will observe that trophoblast will help in implantation, but trophoblast is not a part of the embryo. Embryo will be formed by inner cell mass. All the information for the formation of the germ layers which we have studied, ectoderm, mesoderm and endoderm, that information is there in the inner cell mass and not in the trophoblast. So right from the blastocyst we can see the differentiation. And if differentiation is observed in this stage, in the early stage, we are calling it as blastocyst. But in other animals, apart from mammals, we are using the term blastula. Why? Because there is no such differentiation observed. And the case could be like, we are placental mammals, we are viviparous. But in other animals, apart from mammals, we don't find viviparity.
we don't find any placenta formation. So we don't require any kind of implantation in the uterus. So such a blastula where differentiation can be observed in terms of trophoblast and inner cell mass, it's called blastocyst. Okay. Now this blastocyst will implant और implantation होते ही placenta बनेगा and placenta will secrete a hormone HCG. I told you. And HCG will take over the function of LH and start maintaining corpus luteum of pregnancy because we require a continuous supply of progesterone for that maintaining pregnancy. LH will not be there because negative feedback imposed by progesterone will reduce the LH level, but the LH place has been taken up by HCG and corpus luteum will be rescued and will not degenerate during pregnancy. So how implantation is taking place? What else is the further development? We will discuss it in the next lecture. Well, you were asking something. सर सर इससे पहले जो फिगर ए था उसमें जो साइज है वो सेम एज जाइगोट होगा? Initially, बहुत initially कह सकते हैं, but ऐसे नहीं कह सकते. I mean, I cannot say that blastocyst because blastocyst has been started developing. So when we say blastocyst, it is not equal to zygote. Initially, when the space has just started appearing, you may have that reference. But once I say blastocyst, it means the size is bigger. Once I say morula, it means the size is same. So need not get into that confusion ki A and B figure. Okay, because we just know what is the structure is blastocyst, and blastocyst is all increased in size. Okay. So with this, I finish my lecture today. And it is never formed in the humans. Only in humans we have only two polar bodies. First polar body and second polar body. In some animals, first polar body may divide. I mean, first polar body may complete meiosis too and form two polar bodies. That means total polar bodies become three. In some animals, in some mammals, we can do that. So for mammals, we can say that the polar bodies can be 2 to 3. As far as human is concerned, we have only 2 polar bodies. Other animals may show 3 polar bodies. Okay then.